ये राजा जो है ये रानी वाला है, ये पिंडी वाला है, या वो सीधा अंदर आओ राजा वाला है? अच्छा, सबके दिमाग में 50-50 अटका हुआ था। मैंने कहा सर 50-50 बहुत हो चुका। इंतखाब आपने कॉमेडी का ही किया जी। किससे इंस्पायर थे? मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि मुईन अख्तर, उमर शरीफ जैसे दो पहाड़ों के दरमियान में बीच में आ गया। पहला शो होस्ट किया आपने जो कैसा ऑन एयर हुआ है, कैसा का पहला एपिसोड। कहते हनीफ राजा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये आपको पता है कौन है? सज्जाद अली है। कहने मैं कह रही थी ये सज्जाद अली है। ज्यादा मर्दाना स्केचिंग की या जनाना सर या दरमियाना? नहीं दरमियाना नहीं भाई, कर दूंगी लेकिन सोने के कंगन लूंगी। वहाँ लड़कियों ने मुझे बोला सोने के कंगन लूंगी। मैंने कहा यार टीवी की तो बड़ी ताकत है। शादी का घर वालों ने याद करवाया कि राजा शादी कर ले, या खुद ख्याल आया शादी का? बड़ा शरारती सवाल करते हैं आप। हैं जब पूरा पाँव जम गया आपके कदम, जी, पहले मैं पसीने पे सवाल कर लेता हूँ, मेरे अलावा किसके सामने बैठ के पसीना आया? सवा घंटा हो गया तकरीबन, हमारी रिहर्सल कंप्लीट हो गई है। अब रिकॉर्डिंग इजाजत हो तो शो शुरू करें। शुरू अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। बहुत खूबसूरत शख्सियत, ऑल द वे फ्रॉम कराची, लेकिन जब वो आपके रूबरू होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो हर वक्त हम में मौजूद रहते हैं। उनका फ़न, उन्हें कहकों का बादशाह कहा जाए, किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाए, और बहुत ही वर्सटाइल, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे फेवरेट, हर दिल अजीज़, दिलों के राजा हनीफ राजा। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब। सबसे पहले तो आपको अपने इस RNN चैनल की बहुत सारी मुबारकबाद। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त आपके शोज़ होते हैं और मैं देखता रहता हूँ। शुक्रिया। और हमारा पहले भी रब्ता हुआ, लेकिन वक्त की कमी, कभी आपकी तरफ से कभी मेरी तरफ से, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं ज़रूर आपके शो में शिरकत करूं, क्योंकि आपका शो बड़ा अच्छा है। खुद आप बहुत प्यारी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया आपने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया। सर हम राजा से ही शुरू करेंगे, जहाँ से दिल कि चाहे। ये राजा जो है ये रानी वाला है, ये पिंडी वाला है, या वो सीधा अंदर आओ राजा वाला है? इधर आज पहले राजा समझाएं हमें। अच्छा, ये जो राजा है मेरे नाम के साथ, मेरा नाम है अब्दुल हनीफ। अच्छा, अब्दुल हनीफ जो डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है ना, ID कार्ड वगैरह पे। तो हुआ ऐसे कि मैं आपसे डिस्कस करते वक्त एक चीज़ बताना उस वक्त भूल गया, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। मैं बनाता था स्केचेस। अच्छा। और मैं करता था इमरान डाइजेस्ट में स्केच। और मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं बहुत जब इमरान डाइजेस्ट होता था लोगों को उस दौर की बात। यस, इमरान डाइजेस्ट होता था और बड़ा पॉपुलर था। अच्छा, मुझे क्योंकि लाइन वर्क करने का बड़ा शौक था, तो इनाम राजा साहब होते थे, ठीक है, जो सबरंग डाइजेस्ट में स्केचेस बनाते थे। अच्छा। तो मुझे भी शौक था, तो मुलाकात भी हुई। तो बस उनकी मोहब्बत में ऐसे ही लिखना शुरू किया कि यार जैसे उनका नाम इनाम राजा है तो हनीफ राजा होगा, तो इस दुनिया में अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत कम उम्री थी, समझ नहीं थी कि यार अपना अलग से एक नाम होना चाहिए। एनीवे, वो नाम मैंने इख्तियार किया, कुछ स्केचेस बनाए। अच्छा, शोज़ भी कर रहे थे इस दौरान, और ऐसे ही गली महल्ले के शोज़, कोई बहुत बड़े शोज़ नहीं, लेकिन कुछ नामों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो नाम ऐसा जुड़ के चलना शुरू हुआ अल्लाह की रहमत से कि फिर वो हनीफ राजा ही हनीफ राजा हो गया। तो मैं उसके लिए अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और वो जो आपने बात की पिंडी वाले राजा, तो इसके लिए तो बड़े मज़े की बात है। मैं जब भी पिंडी गया हूँ ना, तो अब तो खैर लोगों को पता चल गया कि ये नाम मेरा इस वजह से। शुरू में जब मैं नया टेलीविज़न पे आया और मेरा शो कैसा बहुत हिट हुआ, NTM पर प्रैंक शो, जो पाकिस्तान का पहला प्रैंक शो था। तो मैं जब वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता था, तो वो जो टैक्सी वाले आते थे ना, तो वो आओ जी राजा साहब, और सुनाओ की हाल है, चाय मंगावा? हाँ, मैंने कहा मंगा लो। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं उन्हें बताता था भाई मेरी कास्ट राजा नहीं है। तो फिर उनको अंदर से अफसोस होता होगा, मुंह पे तो नहीं आता था। तो बहरहाल लोगों की मोहब्बत है, और ये इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। राजा पे एक सवाल किया था जब मैं लाफ्टर चैलेंज में गया था, इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। तो शेखर सुमन साहब ने, वो कहने लगे कि हनीफ भाई ये बताएं कि आप राजा हैं तो आपकी रियासत कहाँ है? मैंने कहा यार यही सवाल मुझसे किसी ने किया था, और मैं पलंग पे बैठा हुआ था कि आपकी रियासत कितनी है? मैं पलंग से उतरा, मैंने कहा बस इतनी है। पैदाइश कहाँ हुई और क्यों हुई?
नहीं, अच्छा। जो है ना कहाँ हुई और जब होश संभाला जी। तो घर का माहौल क्या था, अच्छा, क्या देखा? देखिए मैं कराची में नाज़िमाबाद में पैदा हुआ, अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, जब मेरे घर के माहौल बिल्कुल एक आम घरों जैसा माहौल था, और इवन मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़े नमाजी, परहेजगार, और मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह थे। तो जब मेरा ये शौक़ देखा ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा नहीं। उन्होंने कहा कि यार ये किस तरह का काम कर रहे हो, और ये कुछ और करो, कोई इंजीनियर बनो, कोई डॉक्टर बनो, कुछ और करो। तो मुसव्विरी तो मैं करता ही था। वो कहते थे चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए कि तुम कोई, मतलब हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना, जो कि मेरे हिसाब से कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। क्योंकि अगर सिर्फ पूरी दुनिया में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट ही होंगे तो भाई बाकी शोबे में लोग कौन से काम करेंगे आके। तो वो होता रहा। अच्छा, उनका कंसर्न ये था, नहीं भाई, कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कम उम्र ही थी बहुत, और मैट्रिक में ही था, तो हमने फंक्शन महल्ले में शुरू कर दिए थे और आना जाना। वो ये समझते थे कि उस ज़माने में बड़े सुनते थे कि यार आर्टिस्ट जो हैं वो चरस शराब और ये चीज़ें, इसके बगैर कोई सिंगर गाना नहीं गाता। तो वालिद साहब भी समझते थे कि यार ये इस तरह की फील्ड होगी, और काफ़ी हद तक थी भी, और वो सही भी समझते थे। लेकिन जब ज़रा ज़रा मेरा नाम होना शुरू हुआ ना, तो फिर उनको लोगों ने बताया कि नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है आपका बेटा, और ये किसी किस्म के किसी नशे में नहीं है। इवन आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। मुझे सिगरेट पीनी आती ही नहीं। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन माँ की दुआ लगी हुई है कि कभी सिगरेट पीना आई नहीं। तो जिसको सिगरेट नहीं पीनी आती होगी, बाकी नशे कैसे करेगा वो। स्टडी कराची से? जी, मैंने कराची से पढ़ा, और मैंने कराची सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद से पहले मैंने क्लास 7 तक पढ़ा, और वहाँ जो मुझे इन्वायरमेंट मिला, अब आपके उस सवाल का जवाब आ रहा है। वहाँ जो मुझे नईम भाई इन्वायरमेंट मिला ना, वो मुझे बड़ा लिटरेरी इन्वायरमेंट मिला। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो प्रिंसिपल होते थे, तो उस वक्त तो प्रिंसिपल नहीं, हेड मास्टर साहब होते थे ना, तो हमारे जो हेड मास्टर थे वो थे साकी जावेद साहब, जिन्होंने कौमी नगमे लिखे, जिनमें चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, उनका लिखा हुआ नगमा है। अच्छा, वो बड़े, कितनी गर्मी हो, मैंने साकी जावेद साहब को हमेशा यूँ, दुबले पतले से थे, लंबे से वो, और बड़े सूटेड बूटेड और टाई, और उसमें आते थे, और लड़कों पे बड़ी नज़र के, किसी के नाखून तो नहीं बढ़े हुए, कोई गंदे कपड़े तो नहीं पहना। वो एक बात कहते थे बेटा, सफाई का और अपने आप को अप टू डेट रखने का अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपका मिजाज, आपकी तबीयत होती है। तो ये बात वहाँ से सीखी। फिर जो खाली पीरियड्स होते थे ना, उसमें वो दरख्तों के नीचे वहाँ चेयर्स लगा के, और वो एक अदबी सेशन करते थे, और उस अदबी सेशन में एक दो लड़के थे, उनको शायरी का शौक़ था उस उम्र में, तो वो सुनाते, वो उनकी इस्लाह करते, उनको दाद देते, हौसला अफजाई करते। तो इस इन्वायरमेंट ने मेरी जो है अपब्रिंगिंग में मेंटली बहुत मुझे सपोर्ट किया। चौथी क्लास में एक प्ले हुआ, तो वो एक जोक पर मबनी प्ले था, उस प्ले में मैंने परफॉर्म किया और पहला इनाम मिला। अब उस वक्त इनाम क्या होता था, छोटी वाली किताबें आती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी, वो उम्र ख़य्याम की, वो आज तक मेरे पास रखी हुई है, वो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर क्लास 6 में मैंने प्ले लिखा भी, और मैंने टीम भी बनाई, और वो मैंने पूरा प्ले किया, और वो ऑल कराची स्कूल ड्रामा फेस्टिवल में पहले नंबर पे आया। तो मेरी तो वाह वाह हो गई भाई कि वो लड़का है एक हनीफ, वो बहुत अच्छा वो करता है। और उसके बाद फिर मैं ये, क्योंकि दोपहर की शिफ्ट का था मेरा स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार दोपहर की शिफ्ट की वजह से ना पूरा दिन चला जाता है, ना सुबह के रहते हैं आप, ना शाम के रहते हैं। तो हुसैनी स्कूल था वहीं नाज़िमाबाद में आगे, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, वो था सुबह की शिफ्ट का। तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा। वो तो बाद में फिर जब मेरी मुलाकात हुई गुलाम मोहिउद्दीन साहब से, गुल्लू भाई से, और संगीता साहिबा से, तो पता चला संगीता जी ने भी वहीं से मैट्रिक किया है, बल्कि वो तो वहीं रहती थी हुसैनी स्कूल के पास, और गुल्लू भाई ने, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने भी वहीं से मैट्रिक किया। और एक मज़े की बात ये कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब जहाँ रहते थे, उनके बराबर वाले घर में मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था क्लास 4 या 5th में। ये भी मैंने गुल्लू भाई को बताया, और वो टीवी पे गुल्लू भाई आने लगे थे। तो एक दफ़ा हमें नज़र आए, तो मैं और मेरा दोस्त, वो ज़रा मुझसे कुछ बड़ा था, हमने कहा यार अरे गुलाम मोहिउद्दीन, और हम चप्पलें छोड़ के पैदल भागते हुए गए। और ये वाकई मैंने गुल्लू भाई को बताया, तो कहने लगे यार ये तो आपकी मेहरबानी। मैंने कहा नहीं गुल्लू भाई, मेहरबानी नहीं, आपको मेरे पैसे देने। कहने किस चीज़ के? मैंने कहा हमने जो चप्पलें उतार के आपके पीछे हम जो भागे थे, वो आज तक नहीं मिली है हमें।
एक मज़ेदार बात नईम भाई आपको बताऊं, हैरत अंगेज़ बात। मैं नाज़िमाबाद में जिस जगह था ना, पापोश कब्रिस्तान के पास, वहाँ एक तो मेरे घर से थोड़ा 3-4 घर के बाद पीटीवी के अनाउंसर थी नसरीन कुरैशी साहिबा, वो रहती थी। उनके भाई आलम और आज़म वो मेरे दोस्त थे। अच्छा, उनके सामने क्रिकेटर आसिफ मुश्तबा, बिल्कुल सामने। और आसिफ आज भी लाइक वगैरह करते हैं, अब तो कनाडा चली गई है पूरी फैमिली। तो आसिफ मुश्तबा वहाँ रहते थे। थोड़ा सा इस तरफ घर से जाते हैं तो आगे गली में दिलावर फिगार साहब जो शायर थे। थोड़ा सा और आगे इस तरफ जाएंगे तो इब्न इंशा साहब, जिनके भतीजे आमिर महमूद जो इमरान डाइजेस्ट के एडिटर थे, वो फिर मेरे दोस्त बन गए थे। अच्छा, पीछे वाली गली में कोने के एक मकान में नदीम साहब, फिल्म स्टार नदीम। वाह। अच्छा, फिर जहाँ गुल्लू भाई रहते थे ना, गुलामुद्दीन, उनसे थोड़ा सा पीछे हैं, बीच में रेलवे लाइन, उससे एक गली पीछे वाली गली का 6ठा या 7वां 10वां मकान था लहरी साहब का। और उनका बेटा जुल्फ़ी, फिर हम कराटे वराटे का भी हम लोगों को शौक़ हुआ था, तो फिर जुल्फ़ी से भी सलाम दुआ हुई। और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बिल्कुल सामने था वहाँ, उसके सामने माजिद जहांगीर साहब। मैं हैरान होता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ। पूरा कल्चर नगर था। पूरा कल्चर नगर। अच्छा आपने नाम दिया। तो इस तरह की सराउंडिंग, ऐसा माहौल, ऐसा मिजाज, तो उसमें अगर आप में थोड़ा सा भी पोटेंशियल होता है ना, तो फिर आपकी जुस्तजू बढ़ जाती है आगे बढ़ने की। अच्छा, इंतखाब आपने कॉमेडी का ही किया जी। वो यानी कि किससे इंस्पायर थे? किस उस वक्त पीक पे कॉमेडी जो हो रही थी पाकिस्तान जी, में? जी। अभी तो हमसाया मुल्क की तरफ जाना है थोड़ी देर बाद। वहाँ तो कॉमेडी मुझे कभी आज तक मिली नहीं, ना माजी में ना हाल में। तो कॉमेडी सारी इधर थी। जी, सारी इधर। तो बड़ा वो एक पीक दौर होगा। तो कौन लोग थे जिनको देख रहे थे तो आपने कहा कि यार ये काम करना है? वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये अच्छा, कॉमेडी ऐसा नहीं पता था कि यार मैंने करनी ही कॉमेडी। डिसाइड करके बहुत कम लोग करते हैं ना, ऐसा नहीं होता। एक्टर या तो होता है या नहीं होता। इसी तरह जैसे विट होती है ना, बजला संजी, विट या तो होती है या विट नहीं होती। तो जिन लोगों में विट होती है, हाजिर जवाबी होती है, अच्छा उनका ज़ौक़ होता है मजाक का, तो वो फिर आगे ज़रा निकलते हुए नज़र आते हैं। तो ये ज़ौक़ कुदरती तौर पर शायद मेरे अंदर था, तो इसलिए मैं कंपोज होता चला गया कॉमेडी के लिए कि यार ये करना है। मैं फिर अगेन रिपीट करूँगा कि मेरा कोई शौक़ नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली करूँ, क्योंकि वो जब हम हालात और वाक़यात सुनते पढ़ते थे ना, उस वक्त तो बहुत बुरे बुरे हालात भी रहे आर्टिस्टों के, बड़े बड़े एक्टर्स के, और वो आखिरी वक्त उनका बड़ा ख़राब होता है, फ़लाँ। अब तो माशाल्लाह अरबों खरबों-पति भी हैं एक्टर, आर्टिस्ट, सिंगर्स, तो अब हालात कुछ और हैं। तो मैं डरता था कि नहीं यार, इसको प्रोफेशनली करना नहीं है, इसमें काम ऐसा करना है जिसमें अर्निंग हो, मुस्तकिल मिजाजी हो किसी। वो सॉरी, वो उससे पहले जो मुसव्वरी थी उसमें अर्निंग शुरू हो गई थी, या जी, वो बेल बजा के दे देते थे कि आपकी बनाई आपके लिए बनाई? नहीं, उसमें उससे शुरू हो बिकना शुरू हो गई थी वो? जी 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 हो गई थी। अच्छा। बिल्कुल, मैं 9th-10th में था तो मैंने स्केचिंग से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। एग्जीबिशन वगैरह भी की? नहीं, एग्जीबिशन एज सच उस वक्त हमें पता भी नहीं था, इतनी उम्र भी नहीं थी, और इतने बड़े लेवल का शायद काम भी नहीं था कि एग्जीबिशन होती, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत थी। अच्छा, फिर स्केचेस अगर का कोई पैसे ज्यादा देते तो स्केच खूबसूरत कर देते थे या एज इट इज शक्ल की तरह कहीं बनाते थे? इस पे मैं मजे की एक बात बताता हूँ आपको, अब इंसर्ट कर देता हूँ बीच में कि वो मैंने एक अपना प्रैंक बनाया, जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा है मेरा, उस पर आप देखेंगे, वो उसमें मौजूद है। ये मैं ओरिजिनल करता था। कोई मुझसे कहता था ना कि यार मेरा ज़रा कुछ लाइव स्केच तो बनाओ, तो मैं उसको काफ़ी देर बिठा के खज्जल ख्वार करने के बाद जब उसको दिखाता था, बंदर की तस्वीर होती थी या कोई कॉमिक सा फेस होता था, इस तरह की चीज़ होती थी। तो ऐसा भी हुआ, जो आपके सवाल का जवाब मैंने दिया, तो ऐसा भी किया हमने, मजाक में भी किया। ज्यादा मर्दाना स्केचिंग की या जनाना सर या दरमियाना? नहीं, दरमियाना नहीं भाई, अल्लाह बचाए दरमियाने से। लेकिन मैंने मर्दाना भी की, लेकिन जनाना तो आपको पता है ना कि हर इंसान की एक फितरत होती है, मर्द की ख़ास तौर पे, और ये कुदरती तौर पर है। और अगर कोई मर्द किसी औरत को बाज़ौक़ अंदाज में ना देखे, तो मेरे ख्याल में उसके नॉर्मल होने का मुझे कुछ शक लगता है। ऐसा है ना कि वो ज़रा मशकूक हो जाता है। इस पर बड़ा अच्छा शेर मैंने पढ़ा जी, वो उन लोगों के लिए जो हरजाई तबीयत के लोग होते हैं। क्या मज़े का शेर था। उसने परवीन को इस तरह चाहा नसरीन के बाद, वाह वाह।
उसने परवीन को इस तरह चाहा नसरीन के बाद जैसे मीठे की तलब हो नमकीन के बाद। वाह 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 क्या बात। तो ये हरजाई तबीयत वालों की बात अच्छा, है। अब वो स्केचिंग चल रही है और इधर जो है ना आपने कहा कि ये काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कौन से जिन थे उस वक्त कॉमेडी के? देखें, स्केचिंग जब चल रही थी ना, तो महल्ले में कुछ दोस्तों ने, जिनको एक जैसा कीड़ा था सबको, हाँ, ठीक है ना, शो बिजनेस का, मौसीकी का, कॉमेडी का, तो एक ग्रुप बनाया गया, बड़ा टूटा पजा ग्रुप था वो, ठीक है ना, म्यूजिकल ग्रुप, किसी के पास टूटे हुए कांगो थे। अच्छा, बैंड बन गया। हाँ, बैंड बन गया ना। वाह। अच्छा, कॉन्गो बजाने का भी शौक था। किसी के दोस्त की बहन की शादी हो रही है, हमारे दोस्त की किसी की, तो हम उसमें मेहंदी में भी छोटा मोटा फंक्शन फ्री में, कोई पैसे वैसे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना शौक की तस्कीन के लिए वो फंक्शन भी हो रहा है और हम दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह फलाने दोस्त की, राशिद की बहन की शादी हो जाए, या अल्लाह राशिद की बहन की शादी हो जाए, ताकि उसकी शादी हो तो वहाँ फंक्शन अरेंज हो और हम फंक्शन करें। वाह। ऐसे करते रहे। तो इस दौरान मेरा एक दोस्त मेरे साथ होता था, तौफीक। आपने बात की थी कि उस वक्त इंस्पिरेशन किससे थी, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। 83-4 इससे पहले सुपर हिट था 50-50 पीटीवी का कॉमेडी शो, माजिद जहांगीर इस्माइल तारा साहब का। अच्छा, उसमें मैं और मेरा दोस्त, अभी हमने फंक्शन भी नहीं शुरू किए थे, हम वो एक उनका आइटम था, नईड़े हाड़े वाड़े, हम उसकी पैरोडी करते थे, सेम उसी तरह करते थे। लेकिन नहीं भाई, एक अजीब बात यह है कि उसमें जो कंटेंट होता था ना, वो मेरा अपना ओरिजिनल होता था। अच्छा, वो कंटेंट वाला नहीं लेते थे। यानी एक्सेंट वो होता था जी, कंटेंट आपका अपना होता था। जी। तो वो ये भी हमें नहीं पता था कि यार ये भी एक सलाहियत है। तो ये तो बाद में लोगों ने इसकी निशानदेही की कि भाई ये आप में ये सलाहियत है, आप इस तरह करें। बहरहाल वो तौफीक एक गवर्नमेंट जॉब करता था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो उसकी नई नई जॉब हुई थी, तो उसकी वजह से उसने, वो जोड़ी ख़त्म हो गई, हमने छोड़ दिया। फिर मैं भूल भाल गया, मेरे जहन में भी नहीं था कि अब मैंने ये कॉमेडी वॉमेडी प्रोफेशनली करनी है, शो बिज़नेस में जाना है। तो अब मेरी मुलाकात होती है आमिर महमूद साहब से, मरहूम अभी इंतकाल हुए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमिर महमूद से किसी के ज़रिए मुलाकात हुई, उन्होंने स्केचेस देखे। इनका तो बहुत बड़ा ग्रुप था ना पब्लिकेशन का, उसमें ख़वातीन डाइजेस्ट, शुआ डाइजेस्ट और पता नहीं बहुत बड़ा इदारा था। तो इनके वालिद साहब थे रियाज़ महमूद साहब, तो इब्न इंशा साहब के भाई। तो वहाँ इकबाल टाउन में हमारे घर के पास रहते थे। तो मेरी स्केचेस दिखाए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है इसका, लाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। पेन वर्क करता था, पेन एंड इंक। तो उन्होंने कहा कि तुम शुरू करो। मैंने बनाए, उनको बहुत पसंद आए। अच्छा, मुझे नहीं पता था उनको घोड़े, हॉर्स, ये वो इस तरह के स्केचेस पसंद है, वो मैं बनाता था। ये मैंने करना शुरू किए, पैसे भी मिलना शुरू हो गए। लेकिन इस दौरान एक गिटारिस्ट मेरे पास आया, जो हमारा दोस्त था। उसने कहा यार मेरी फैमिली में शो है और उसमें तुम्हें कॉमेडी करनी है। मैंने कहा यार वो अब मैं तो नहीं करता, तौफीक भी छोड़ गया है, वो जॉब वॉब करता है। उसने कहा नहीं तुम अकेले करो। मैंने कहा अच्छा, और पैसे भी मिलेंगे। तो उसके बाद इसरार करने पे मैंने अपने आप को तैयार किया, तैयारियां की और मैंने वो जाके कॉमेडी की। वहाँ जो मैं हिट हुआ हूँ, तो मैं तो हैरान था। मैंने कहा यार मैं सही कर रहा हूँ या ये लोग पागल हैं, क्या है इतना। तो उस दिन वहाँ 2-3 ऑर्गेनाइजर्स और बैठे थे जिनके आगे शोज थे। उन्होंने कहा यार हमारे फलां शो में यूं 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 तुमने करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगा। पैसे भी ठीक ठाक मिले। वो किया तो सिलसिला चलना शुरू हो गया। फिर एक शो में हमारे पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन मरहूम फरीद खान साहब आए और मैं अभी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, तो वो आए। और वहाब खान साहब जो सिल्वर जुबली से बड़े हिट हुए थे, वहाब खान साहब, फरीद खान साहब और शाहिद शाह साहब। और वो तो भाई लोटपोट हो गए। मैंने कहा यार ये तो खुद इतने बड़े लोग हैं, ये मेरी कॉमेडी को इतना एंजॉय कर रहे हैं फरीद भाई। तो उसके बाद मैं मिला उनसे, कहने लगे यार तुम प्रोफेशनली क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा बस ऐसे ही कभी कभी शौक। कहने लगे तुम मेरे घर आना। उसके बाद वो मुझे एक कॉरपोरेट के शो में लेके गए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का शो था और जमशेद अंसारी साहब ने वो अरेंज किया था कराची में, रैक्स ऑडिटोरियम में, जब उसको हाशू ऑडिटोरियम कहते थे। सर जी वहाँ भी पूरा 800 आदमियों का क्राउड ऑडिटोरियम में। कॉन्फिडेंस तो था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। वहाँ मैंने परफॉर्मेंस की, बस वहाँ जो हिट हुआ हूँ तो फिर वो चल सो चल हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया, एक शो था, ये पेमेंट वाला शो था, ये पेमेंट वाला अब शुरू हो गया काम।
काम शुरू हो गया तो फिर स्केचेस तो भूल भाल गया ना। अब वो भूल गया। ओके। अच्छा, फिर एक जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट, उसके बाद फिर आप अपने अगले सवालात कीजिएगा। एक शो था, तिब्बत कंपनी है कराची में, और बहुत बड़े वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपने तिब्बत की प्रोडक्ट्स के। उनकी फैमिली का एक शो था और बहुत बड़ा उनका बेंगलो, माशाल्लाह हज़ारों गज का बेंगलो। उसमें कौन कौन नहीं था सर? मोइन अख्तर साहब कंपेयरिंग कर रहे थे, उसमें उमर शरीफ भाई, उसमें अतर शाह खान जेदी साहब, उसमें मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, इस्माइल तारा साहब, माजिद जहांगीर साहब। कराची की जो क्रीम थी ना, वो वहाँ मौजूद थी शो में। फरीद खान साहब ने मोइन भाई से कहा, मोइन अख्तर साहब से, कि वो एक लड़का आया है यार, मैं इसकी भी एंट्री करा दें मोइन भाई। तो अब मोइन भाई ने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने सही किया, क्या पता भाई क्या करता है, इतना बड़ा शो है, ख़राब ना हो जाए। फरीद भाई ने क्या किया, जब उनकी एंट्री हुई ना, अनाउंस हुई, 5-10 मिनट उन्होंने अपनी कॉमेडी की, उसके बाद मुझे बुला लिया। और सर वो नए नए फ्रेश आइटम थे, नए नई ऑब्जर्वेशन मैंने सुनाई। तो वो जो मैं हिट हुआ हूँ ना, तो नीचे जिनके घर में शो था, उन्होंने मोइन भाई से कहा इसकी एक एंट्री और करानी है। मोइन भाई ऊपर आए, मैं जाने लगा, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हें आधे घंटे और करना है। और उसके बाद पूरा शो बिज़नेस वहाँ पे कराची का मौजूद था, उन्होंने देखा। तो वो शो मेरा जो है गेम चेंजर शो था, बिल्कुल लाइफ मेरी टर्न हो गई उसके बाद। और फिर टीवी जी, का आगाज़ कैसे हुआ, और टीवी में जो है पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया, किस तरह से खुद किसी टीवी ने रब्ता किया, जी। आपने सोचा कि टीवी पे जाना चाहिए, खुद अप्रोच किया, किस तरह हुआ? अच्छा, इसके बाद ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तकरीबन 86 वगैरह की, 87 की बात होगी। फिर तो शोज़ में मैं चल हो गया, और बहुत अच्छे शोज़ होने लगे माशाल्लाह, और नाम हो गया मेरा स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से, कराची के लेवल पे तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद मुझे शौक़ था स्टेज ड्रामा करने का, लेकिन वो रात लेट शुरू होता था, वालिद साहब की ज़रा सख्ती थी, लेकिन जब नाम हो गया तो उनके रवैये में भी लचक आ गई कि यार सही काम कर रहा है और बिगड़ा नहीं है। स्टेज ड्रामों के लिए मैंने 2 ड्रामे, नज़र हुसैन साहब होते हैं हमारे पाकिस्तान में, और उमर शरीफ भाई के साथ भी बड़ा उन्होंने काम किया, और उमर शरीफ भाई के सीनियर भी थे वो। तो नज़र भाई, वहाँ ना कराची में वनडे ड्रामा होता था। वनडे का मतलब ये होता है एक दिन का एक ड्रामा बस। उसमें मैंने 1-2 में काम किया, तो मुझे फिर किसी प्रोड्यूसर ने स्टेज ड्रामे के, जिसमें कास्ट थी लियाकत सोल्जर साहब की, शहजाद रज़ा साहब, अली एजाज साहब लाहौर से आए थे, खालदा रियासत साहिबा आई थी, और लेकिन उन्होंने कहा मैं वीडियो में काम नहीं करूँगी, कोई उनकी मजबूरी थी, वैसे मैं परफॉर्म करूँगी। जुल्करनैन हैदर साहब का वो लिखा हुआ था, उसमें मुझे एक रोल मिला। तो वो उसके बाद, उसके 2 महीने बाद कासिम जलाली साहब जो पीटीवी के प्रोड्यूसर रहे, उनकी वाइफ ज़किया जलाली साहिबा और एक शनाज भाई हुआ करते थे, शनाज सिद्दीकी साहब, वो भी उमर भाई के, फुरकान हैदर के साथ, उन्होंने फुरकान हैदर भाई के साथ बहुत ड्रामे किए। वो लोग एक ड्रामा कर रहे थे, 5 शोज़ का एक स्पेल कर रहे थे रियो ऑडिटोरियम कराची में। वहाँ कोई आर्टिस्ट स्लिप हो गया, उसने मना कर दिया किसी वजह से। इन लोगों ने मुझे बुलवाया, किसी ने बताया वो लड़का हनीफ राजा है भाई, वो अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं कितना अच्छा कर रहा है। उन्होंने बुलवाया, वो मुझे स्क्रिप्ट दिया। मेरी गुड लक ये थी कि फुरकान भाई अमेरिका में थे, जो डायरेक्टर थे उन्होंने आना था। अच्छा, और जो राइटर साहब थे वो बीमार हो गए 1 लाइन लिखने के बाद, मंजर इमाम साहब। तो 1 लाइन में क्या लिखा था, अब ये होटल का सेट है, एक पहाड़ी इलाके में, बर्फानी इलाके का होटल है, और रास्ते बंद हो गए बर्फबारी के बाद। तो वो उसमें जो है ना, होटल में हम वेटर हैं, मैं और अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी कौन? जो बकरा किस्तों में मिर्ज़ा बने थे, ओके। उमर भाई के, उमर शरीफ भाई के ड्रामों में। तो हम दोनों थे। अब लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, क्या करना है, अल्लाह पाक सबब बनाता है। नहीं भाई, सबब बनते जाते हैं, आपकी राह बनती जाती है। तो अब वो उसमें लिखा होता था कि वेटर आता है और वेटर जाता है। आता जाता करता क्या है भाई वेटर, ठीक है ना, मतलब ये थोड़ी यूं आया और यूं चला गया। ये मुझे मौका मिल गया। अब सब लोग अपने अपने कामों में, और कोई इतना वो नहीं। मैं तो भाई नया नया, वो कहते हैं नया नया फ़कीर होता है तो बड़ा दिल लगा के भीख मांगता है। तो वो, मैं तो नया नया फ़कीर था, दिल लगा के मैंने उसमें जहाँ जहाँ जगह मिली जुमले भर दिए मैंने। बड़े मज़े मज़े के जुमले होते थे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे। वो उन्होंने कुछ लाइनों में लिखा हुआ था, बाकी मैं जहाँ जगह मिलती थी मैं वहाँ जुगत लगाता था, फ़िक्रा लगाता था। जब वो स्टेज हुआ है ड्रामा, तो उसका मोइन भाई भी थे उसमें, मोइन अख्तर साहब,
उसमें आप अल्लाह भला करे, इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शनाज़ साहिबा, महमूद अख्तर साहब, अंबर अयूब और आफ्ताब आलम साहब, एक लंबी फहरिस्त थी और सारे मशहूर लोग। मिर्ज़ा शाही, क्योंकि प्रोड्यूसर की बीवी का था भाई ड्रामा, कौन मना करता। फिर अच्छे पे मास्टर थे वो, ज़किया भाभी भी और शनाज़ सिद्दीकी भाई भी। तो वो आए जलाली साहब, हाँ ये हनीफ राजा कौन है भाई, मजाक में। जब दो शो के दरमियान एक वक्फा आता है ना, हम सब खाना खा रहे थे बैठे हुए, कौरमा और मोटी वाली नान वाली रोटी, तो हनीफ राजा कौन है, तो मैं यूँ मुड़ा, अरे जलाली साहब। तो किसी ने कहा ये सलमा जफ़र ने कहा ये बैठा है ना हनीफ। तो कहने लगे भाई तो तुम्हारा सुना है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा सर आप बोलेंगे तो छोड़ दूंगा। तो वो लाफ्टर आया। तो कहने लगे, एक दफ़ा और मज़े की बात हुई, जलाली साहब ने पीटीवी पे मुझसे कहा मजाक में, मैं देर से पहुंचा था, कहने लगे आइंदा लेट आए 6 महीने के लिए बैंड कर दूंगा। मैंने कहा कर दे, मुझे तो काम ही 8 महीने बाद मिलता है। आप क्या बिगाड़ लेंगे मुझे बैन करके, ठीक है ना। खैर जी, वो ड्रामा जब कर रहे थे नईम भाई, उसमें पीटीवी के प्रोड्यूसर हैदर इमाम रिजवी साहब भी आए हुए थे, जो हॉल में बैठे थे, मुझे पता भी नहीं। मैंने टिका के परफॉर्म किया जिस तरह कर रहा था रेगुलर। 5 दिन का ड्रामा था, तो 10 शो थे शायद, एक दिन 2 या 3 दिन में 2-2 शो भी हुए। तो उन्होंने देखा, चले गए। वो थे महमूद अख्तर के दोस्त, महमूद भाई के। तो उन्होंने महमूद भाई से कहा कि यार ये लड़का, इसको मैं लूँगा। एक दिन मेरे घर फ़ोन आया, और नया नया फ़ोन लगा था, उसका बड़ा मुश्किल होता था फ़ोन लगाना। ये 90 की बात कर रहा हूँ, 1990 की। तो उन्होंने कहा कि जी हम एक प्ले कर रहे हैं पीटीवी पे सीरियल, बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, अतर शाह खान जेदी साहब का लिखा है, तो हनीफ उसमें आप काम करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल हैदर भाई, बिल्कुल करूँगा। कहने लगे छोटा सा रोल है, लेकिन तुम बहुत अच्छा करोगे और आगे तुम्हें और भी मिलेंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। वो एक ख्वाजा सरा का रोल था नईम भाई, और 13 एपिसोड में शायद मेरे कोई 6 या 4 सीन होंगे, मुझे पता भी नहीं था। स्टेज की, वन मैन शो की, ड्रामे की शोहरत ज़रा मिल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ना शुरू हुआ था शोहरत का, कि यार ठीक है। तो हम टीवी को कुछ समझ नहीं रहे थे उस वक्त, कर लिया। लेकिन एक दिन मैं एक शो में पहुंचा, फंक्शन में, तो वहाँ एक मेरा डायलॉग था, कासिम जलाली साहब जो बादशाह बने हुए, इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। उनके सामने वो कोई काम बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं कर दूंगी, ख्वाजा सरा बना हुआ कर दूंगी, लेकिन सोने के कंगन लूंगी। वहाँ लड़कियों ने मुझे बोला सोने के कंगन लूंगी। मैंने कहा यार टीवी की तो बड़ी ताकत है, एस्टेब्लिश होता है आदमी, देखते हैं लोग। उस दिन के बाद, अच्छा बुलाया मुझे खुद ही है पीटीवी, जूतियां रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन के बाद फिर मैंने बड़ा सिंसियरली काम किया। पहला शो होस्ट किया आपने जो, जी, वो कौन सा था? और एक सबसे पॉपुलर जो आपका शो हुआ, जो प्रैंक शो आप करते थे, कैसा जी, वो कैसे शुरू हुआ, उसके कितने एपिसोड हुए और कितने गेटअप्स किए अब तक आपने? नहीं भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से, जब ये कैसा प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो उससे पहले मुझे बहुत एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पर ना होस्टिंग करूं। तो ज़ाहिर है उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम टीवी पे मौजूद थे, मोइन अख्तर साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, अनवर मकसूद साहब। तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे 2 पहाड़ों के दरमियान में बीच में आ गया शोज़ में, ठीक है ना, स्टेज ड्रामे में, स्टैंड अप कॉमेडी में। आप वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान शुएब अख्तर हुए हैं कह सकते हैं उस दौर में। बिल्कुल। तो जब वो उन्होंने मुझे कहा कि एनटीएम वालों ने कि एक शो करना है और हमारे पास स्लॉट है, लेकिन शो क्या करना है ये नहीं पता, स्किट का शो कर लें। मैंने कहा देखें, स्किट तो जो नॉर्मली स्किट होते हैं, अच्छा सबके दिमाग में 50-50 अटका हुआ था, 50-50 जैसा कोई शो होना चाहिए। मैंने कहा सर 50-50 बहुत हो चुका, ठीक है ना, अब मैं भी 50-50 करूंगा तो मैं उसमें क्या कर लूँगा? जिन लोगों ने अच्छा कर लिया है मैं उनसे अच्छा तो नहीं करूँगा ना। मैं अपना कुछ करूँगा तो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, कम अच्छा होगा, वो मेरा अपना होगा। कहने लगा ओके ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा प्रैंक शो करना चाहता हूँ। मैंने अमेरिका में देखा था कि प्रैंक्स होते हैं, लेकिन उनके बड़े वाहियात किस्म के होते हैं। हम अपनी सकाफत में करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छा मैं कल बताऊँगा। मैंने डिज़ाइन किया कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपनी सेलिब्रिटीज़ को गेटअप करा के, खुद गेटअप करके पब्लिक में जाके प्रैंक करना चाहिए। तो शुरू में मैंने बताया उनको, बस ठीक लगा। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, क्योंकि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं नहीं भाई कि जब तक वो एग्जीक्यूट होके सामने नहीं आते ना,
जब तक उनकी शेप और उनकी औकात समझ में नहीं आती कि ये किस तरह के हैं, क्या हैं, तो हमें कभी किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उससे बोले अच्छा करके दिखाएं, करने के बाद भी नहीं अच्छा हो तो फिर उसको बताएं कि यार ये अच्छा नहीं था। बहरहाल वहाँ मुझे उन्होंने मौका दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा टेस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, हमने टेस्ट रिकॉर्डिंग की, वो उनको बहुत अच्छी लगी। और वो जो उस वक्त फैसल शेरजान साहब होते थे NTM में, और रिमेल होते थे, उनका टेलीवाइज के नाम से ये इदारा था। तो जब वो पहला एपिसोड देखा गया तो वो तो भाई लोट गए सब लोग उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में, और तालियां बज रही हैं और टेबल पीटी जा रही है। उन्होंने कहा यार ये अच्छा है शो। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, उन्होंने तो अप्रूव कर दिया, अब चलने के बाद क्या होगा, ऑन एयर होने के बाद। सर वो ऑन एयर हुआ है कैसा का पहला एपिसोड, वो पाकिस्तान में बिल्कुल नई चीज़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ एक चीज़ बोरो की, वो थी कैमरा छुपा देना, बस। बाकी सारे सेगमेंट्स मेरे थे। ये जिस शेप में बनाया गया, ये इस कल्चर के लिए पाकिस्तान के, वो सब मेरे थे कि गेटअप करके जाना है, सेलिब्रिटी गेटअप करेगा, लोगों के साथ इस तरह मजाक करेंगे। तो उन लोगों के जो होते थे वो तो म्यूट होते थे ऑलमोस्ट, मतलब उसमें आवाज़ भी नहीं होती थी। तो वो अप्रिशिएट हुआ। पहला मैंने गेटअप कराया सज्जाद अली को, जो सिंगर हमारे सज्जाद अली हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो सज्जाद से वैसी दोस्ती हो गई थी, शोज़ वगैरह हम साथ करते थे। तो मैंने सज्जाद को हेयर पिन वगैरह बेचने वाला बनाया, वो कंगे नाड़े नहीं बेचते लड़के जो शॉपिंग सेंटर में, और गेटअप काला वाला रंग, फटी हुई टोपी, कपड़े वपड़े इस तरह। तो वो बड़ा अच्छा है, वो भी आप अगर चाहें और आपके व्यूवर्स चाहें तो वो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है, वो देखें। उसमें हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो ये कॉलर माइक वगैरह आ गए ना, उस वक्त नहीं था। ये मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तो हमने कैमरा लगा दिया। अब लोगों के एक्सप्रेशन की भी अपनी एक ज़बान होती है ना, उससे हमें एक फैमिली आई, एक खातून, उनकी 3 बेटियां। अब वो कुछ यूं करके ना सज्जाद की तरफ बात कर रही हैं, और वो अम्मी उनकी कुछ यूं कर रही हैं, बच्चियां लड़कियां यूं कर रही हैं, ये छोड़ें। जब डिस्क्लोज किया तो मुझे पहचान गए, मैं तो बगैर गेटअप के थे, हनीफ राजा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये आपको पता है कौन है? कहने भाई कौन है ये, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सज्जाद अली है। कहने मैं कह रही थी ये सज्जाद अली है। मेरी बेटियां कहने की आप पागल हो गई अम्मी, सज्जाद अली मार्केट में हेयर पिन और नाड़े बेचेगा। तो वो आइडिया इतना अच्छा लगा लोगों को, वो चल सो चल हो गया। नहीं भाई, फिर इंडिया में भी कॉपी हुआ, सेम फॉर्मेट, सेम मेरा जितना कंटेंट था पाकिस्तान में यूट्यूबर्स ने पूरे का पूरा छापा, पूरा उसी तरह, वही आइडिया, वही सब कुछ। और उस दौरान वो किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं टीवी से थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए उनको वो स्पेस भी मिल गया, तो उन्होंने वहाँ छापा और खूब चलाया। जब पूरा पाँव जम गया आपके कदम जी, तो पहले मैं पसीने पे सवाल कर लेता हूँ, मेरे अलावा किसके सामने बैठ के पसीना आया आपको? अच्छा ये भी तो हो सकता है कि आपके सामने शर्मिंदगी का आ रहा हो, किसी के सामने खौफ का आ रहा हो। तो जब पूरा अब नाम हो गया था जी, तो एक जो एक हेल्थी कंपटीशन जी, का एक माहौल था। जी, जी, तो वो जैसे बास बैट्समैन होते हैं, वो किसी बॉलर से वो कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा ना टफ टाइम देता है, तो टफ टाइम वाले कैरेक्टर कौन से थे उस वक्त? जी नहीं भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा टफ सवाल है ये। आज मुझे ये एहसास होता है कि ये कंपटीशन मेरे लिए कितना अच्छा और कितना हेल्दी था। मेरे सामने जो 2 बड़े पिलर्स थे ना, बहुत बड़े पहाड़, वो थे मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब। अच्छा, क्योंकि हमने स्टैंड अप कॉमेडी से मैंने शुरू किया, फंक्शन से शुरू किया, तो फंक्शन तो ये लोग भी करते थे, और ऐसा अक्सर होता था कि मोइन भाई भी वहाँ पर हैं, उमर भाई भी हैं और मैं भी हूँ। तो जाहिर है मैं तो इन लोगों से 20-20 साल मतलब जूनियर था, और उम्र का भी इतना ही फ़र्क था मेरी एज का। लेकिन लोग जब बुक करते थे तो उन्हें कोई ना कोई तो डिफरेंस लगता होगा ना मुझ में और उनमें, या फ्रेशनेस होगी, नया नया आया था। तो मैं करता अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था। उससे ये हुआ कि जब मैं उमर भाई की परफॉर्मेंस देखता था, उनके आइटम देखता या सुनता था, मोइन भाई की परफॉर्मेंस और उनके आइटम देखता सुनता था, तो फिर मैं कहता था, शुरू में तो गलतियां की कि कुछ कुछ उसी टॉपिक पे हमने भी बना लिए, लेकिन मैंने कहा यार वो तो टॉपिक सेम हो जाएगा, तो लोग फिर मुझे क्यों सुनेंगे, मुझसे अच्छे तो वो लोग मौजूद हैं ना। इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उस पर फिर मैंने मेहनत शुरू की कि यार मेरी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होना चाहिए मोइन भाई और उमर भाई की परफॉर्मेंस से।
तो सीखते भी थे उनको देख के, मैंने सीखा बहुत। तो फिर उसमें जब ये मुकाबला शुरू हो गया ना, एक चीज़ थी जो अल्लाह की तरफ से मुझे इनायत थी, उसका अल्लाह का शुक्रिया बहुत बहुत, वो ये थी कि मेरे अंदर ना मुकाबला करने की हिम्मत होती थी और मैं जेलिस नहीं होता था। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जेलिस होने की वजह से वो फिर हाथ पैर छोड़ देते हैं, वो मुकाबला ही नहीं करते। मैं कहता था भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा, मुझसे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं एक ही फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक ही मैदान में खेल रहे हैं, तो मुझे मुकाबला तो करना होगा। उस हेल्दी कंपटीशन ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा मुझे किसी ने कोई टफ टाइम। और वैसे जो एक रवायती जी कभी रोड़े अटकना, लेग पुलिंग, उसका सामना करना पड़ा कभी? करना पड़ा। वो देखें, वो ज़िंदगी के हर शोबे में हर आदमी को फेस करना पड़ता है। सब ने किया होगा, आपने भी किया होगा, मैं भी करता रहा, हर आदमी करता है। और नाम लिए बगैर मैं बताऊंगा कि कुछ कभी कभार ऐसा भी हुआ कि किसी अच्छी सीरियल से, उस वक्त कॉमेडी सीरियल्स बहुत होती थी, शोज़ बहुत होते थे टीवी के लिए, तो किसी अच्छी जगह से कुछ साजिश करके कटवा दिया गया और पता चलता था कि यार इसमें फ़लाँ शख्स शामिल है और उसका मतलब पीछे हाथ है। तो दुख होता था, अफसोस होता था कि यार मतलब मैं क्या बिगाड़ लूँगा, लेकिन मुझे कटवाया जा रहा है, मेरी लेग पुलिंग हो रही है। मगर कामिल यकीन इस बात पे हो गया जब काफ़ी टाइम गुजर गया कि यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाखुदा अगर आप में टैलेंट है ना, तो जिसको अल्लाह ने टैलेंट दिया है, मनवाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है, वो मनवाता है। दरगुजर कर दिया उन लोगों को? मैंने दरगुजर कर दिया। उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत, मेरा मिजाज भी ऐसा रहा और मैंने इस बात को सीखा भी कि अगर हम किसी के लिए दिल में रिवेंज रखेंगे ना और एक इंतकाम का जज्बा लेके जीते रहेंगे, तो वो एक आग है, वो जलती रहेगी। भाई उसने जो आपके साथ कर दिया, ठीक है ना। अब आप प्रूफ करें अपने उससे टैलेंट से, अपने काम से कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो उसने किया आप उसके साथ करने के लिए अपनी ये सलाहियत, ये वक्त बर्बाद करें। आपका नुकसान करने वालों पे कभी बुरा वक्त आया तो कभी हेल्प भी कर दी जाके बगैर बताए? सर बस अब ये मैं क्या बताऊं, ऐसा बहुत भी हुआ और मैं भूल जाता हूं, छोड़ देता हूं कि मैं कोई बात नहीं। और जिस वक्त ऐसा कोई वक्त आता है ना कि जब मेरा नुकसान करने वाले या मेरी मुखालफत करने वाले पे बुरा वक्त आए, तो बाखुदा मैं जो आप कसम ले लें, मुझे याद भी नहीं रहता यार इसने क्या किया था, और अगर याद भी हो तो मैं दरगुजर कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ये मकाफ़ात अमल है। अल्लाह पाक ने उसको इस जगह कर दिया कि आपके वो मरून मिन्नत हो गया कि आप उसकी मदद करें, तो ये तो अल्लाह ने आपको जितवा दिया ना। इंडिया जो है वो कैसे फ़ैसला हुआ और किसने रब्ता किया और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉमेडी है उसका कंपैरिजन आपके यहाँ क्या है? सर इंडिया और पाकिस्तान की कॉमेडी का मेरे हिसाब से आज तक कोई मैच है ही नहीं। पाकिस्तान ऊपर है कॉमेडी में। अच्छा, ये सिर्फ मैं रस्मी तौर पे या शौकिया नहीं कह रहा, मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आएंगे आपके उसमें कि इंडिया में तो ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, तो वो शायद कमेंट्स करने वालों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने देखा होगा और कमेंट कर दिया होगा। कॉमेडी वहाँ भी हुई है, फिल्मों में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई उनकी, लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कॉमेडी उनको आप कंपेयर करेंगे तो फिर पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत ऊपर है। ये कुदरती बात है। ये पाकिस्तान में जो कॉमेडी का सेंस है, विट है, ये गिफ्टेड है। जैसे जुगत जो है ना, जुगत पंजाब में, मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, और जुगत लाहौर में और फैसलाबाद में ये गिफ्टेड है, जो मैंने दूसरी जगह इस तरह की चीज़ नहीं देखी। मैं एंजॉय करता हूँ हमेशा, लेकिन एक साथ साथ एक बात मैं और भी कहता हूँ कि सिर्फ जुगत ही कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी की मुख्तलिफ इसनाफ हैं, जिसमें पतरस शाह बुखारी साहब ने लिखा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने लिखा, इब्न इंशा ने लिखा, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सब चीज़ें मिलती हैं, सबकी अलग अलग खुशबू होती है। तो पाकिस्तान का लेवल ज़्यादा है कॉमेडी का, मिजाज अलग है, टेस्ट बहुत अच्छा है। हम बहुत कम, मैं तो माजरत के साथ अपने पाकिस्तानी उन कॉमेडियंस दोस्तों को, भाइयों को समझाऊंगा कि बिलो द बेल्ट या चीप किस्म की कॉमेडी जिसमें आप
का इस तरह का जिक्र करते हैं, ये ना किया करें। इसके बगैर भी बहुत अच्छी कॉमेडी होती है। ये उन छोटे से नासमझ बच्चों के लिए छोड़ दें जिनको सेंस ही नहीं होता। आप तो सेंसिबल हैं। वहाँ बड़े बड़े मैंने लेजेंड्स को देखा, वो इस लेवल की कॉमेडी करते हैं, तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये लेवल तो हमारे यहाँ बड़ी हिकारत की नज़र से, नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। अब लाफ्टर चैलेंज की बात करते हैं। इंडिया में जो मैं गया, मुझसे कांटेक्ट किया गया, फिर पंकज साहब ने कांटेक्ट किया, वो आए भी थे पाकिस्तान, तो वो बाकी लोगों का ऑडिशन ले रहे थे, लेकिन जाहिर है मेरा तो ऑडिशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार देखें, उस वक्त मेरा इस तरह के शोज़ चल रहे थे जो मेरे नाम से थे पाकिस्तान में। राजा के साथ वो एयरवाई डिजिटल पे चल रहा था, आज टीवी पे अंदर की बात राजा के साथ चला, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई, और उसमें इमरान खान साहब, उसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और मैं क्या क्या नाम लूँ, ये सतह थी उसकी गेस्ट लिस्ट जी। और ऐसे ही एयर वाई पे जो राजा के साथ टॉक शो था, ये जो कॉमेडी वाला टॉक शो है, हर जुमले के बाद थोड़ा सा मिज़ा, सर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने शुरू किया है। वरना टॉक शो होते थे, सीरियस टॉक शो होते थे, ठीक है ना, या प्योरली कॉमेडी शो होता था। इन दोनों का मर्जर करके मैंने एक तजर्बा किया एयर वाई पे, और उसमें मेहदी हसन साहब गेस्ट थे, पैरालाइज हो गए थे लेकिन फिर भी आए। रेशमा जी वो गेस्ट थे, और उनका तो बड़ा मज़े का लतीफ़ा है, मरूमा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे। वो बड़ी बेचैनी में थी कि बस मुझे जाना है, मेरी फ़्लाइट का टाइम है। हमने कहा सर आपका मैडम अभी बहुत टाइम है, और फिर मैं इंटरव्यू शुरू करूँ, फिर ब्रेक आए, फिर मैं उसके बाद इंटरव्यू शुरू करूँ। तो जब ब्रेक आए वो उठने लगे, तो जो साहब उनको लाए थे कि इंटरव्यू है, वो कहते कि भाई मेरी इज़्ज़त रखें, वह बैठ जाएँ। फिर बीच में अचानक उन्होंने कहा मैं माजरत चाहती हूँ, सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? कि नहीं ज़रा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा जी अब इसके लिए कौन रोकेगा? हमने कहा जी बिल्कुल जाएं। वो ऐसी गई कि आज तक नहीं आई वापस नहीं, उधर से निकल गए। अच्छा, उनको बेचैनी थी कि मेरी जो है ना फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो ये लेवल था। महेश भट्ट साहब गेस्ट थे, पाकिस्तान आए, मैंने उनके 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए, और वो हैरान हो गए, कह रहे हैं हनीफ जी ये बगैर आपने स्क्रिप्ट के, बगैर रिहर्सल के ये कैसे रिकॉर्ड कर लिया? इंडिया में होता तो हम तो रिहर्सल करते, स्क्रिप्ट लिखा जाता, तो आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा महेश जी हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये तो बड़ी बात है, हमने कैमरे रख दिए, हम तो बगैर कैमरे के रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, किन किन इंडियंस के इंटरव्यू किए? मैंने महेश साहब का किया, महेश भट्ट साहब का, बहुत नफीस इंसान है महेश साहब। फिर वो मुझे अक्सर ईद पर, न्यू ईयर पे कॉल्स भी करते थे, हनीफ राजा कैसे हो? आपकी भी बातचीत रही होगी यकीनन। तो ज़रा वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। पहली दफ़ा जब उन्होंने कॉल की, अच्छा वो मजाक पे मेरे हंसते भी बहुत थे, तो कहने लगे हनीफ राजा कैसे हो? मैंने कहा महेश साहब आप फ़ोन रख दें, मुझे डायरेक्ट आवाज़ आ रही है। इधर बड़ा लाहौर आते रहे हैं, बड़ा घूमते रहे हम उनके साथ। हाँ बहुत। और इंडिया में जो है आपको फ्रेंडली जो है एक फन से मोहब्बत करने वाले लोग, महेश भट्ट टाइप, वो कौन कौन से नाम? मुझे सिद्धू पाजी, अच्छा, सिद्धू पाजी, शेखर सुमन साहब। अच्छा, मुझे कहा गया, वो बात अधूरी रह गई। उन्होंने कहा जी कि, मैंने कहा देखें मेरे नाम से यहाँ शोज़ चलते हैं, आपका है चैलेंजिंग शो है, उसमें नंबर्स मिलते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं इतना काम करके कंपटीशन में, तो मैं कंपटीशन शो है आपका, मैं कंपटीशन में शामिल हूँ और वहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा नहीं हनीफ भाई ऐसी बात नहीं है, जॉनी लीवर भी आएंगे इस कंपटीशन में, राजू श्रीवास्तव भी आएंगे, और मतलब जो वहाँ के लेजेंड्स हैं वो आएंगे। मैंने कहा चलें ये फॉर्मेट है तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो भाई वहाँ जॉनी लीवर साहब का भी कोई पता नहीं था कि वो शो में शिरकत करेंगे। राजू श्रीवास्तव साहब जो आते थे, राजू भाई, उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी। राजू भाई आते थे, आखिर में अपनी एक वो एंट्री करते थे, वो कंपटीशन में नहीं शामिल होते थे। चले मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, अब कमिटमेंट किया था तो 21 दिन सर वहाँ रहे, रिहर्सल हुई है। मैंने कहा यार मेरा तो बहुत लॉस हो रहा है। अच्छा, फिर जब वो शो हुआ तो जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने वो पंकज साहब से भी की, मैंने कहा पंकज भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, देखें मेरा तो स्टैंड अप कॉमेडी का काम है, जो मैं स्टैंड अप कॉमेडी इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे मेरे वो एपिसोड हुए, बहुत अच्छे, और उन्होंने बड़ी इज्जत दी, ऑडियंस ने भी, और शेखर सुमन साहब ने और सिद्धू भाई ने खड़े हो गए, स्टैंड अप एवोशन दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर कंपटीशन करना है तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का करें, आपके इंडिया का जितना भी बड़ा हो उसको लाएं, ठीक है ना। वो ले आए मेरे साथ, मिमिक्री वाली एक खातून थी,
एक लड़की थी। तो मिमिक्री से इस बात का क्या मुकाबला, मतलब आप गज़ल गीत से पॉप सिंगिंग का कंपटीशन कराएं तो ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। तो वो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये कह कुछ रहे कर कुछ रहे। उसके बाद वो पंकज साहब से मैंने माजरत की, बहुत उन्होंने कहा फ़ोन करते रहे और थोड़ी तलखी भी हुई, लेकिन फिर मैं नहीं गया दोबारा। 2 एपिसोड के बाद मैंने 2 एपिसोड के बाद फिर मैं नहीं गया। लेकिन उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ मैं ये बात भी एक्सेप्ट करूँगा। उन 2 एपिसोड का फीडबैक मुझे आज भी मिलता है और पूछते हैं लोग यही सवाल जो आपने पूछा कि हनीफ साहब फिर आप उसके बाद क्यों नहीं गए। अब जाहिर है मैं सबको इतनी तफसील तो नहीं बता सकता। अब ये आपका इंटरव्यू माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, तो जब ये देखेंगे तो बाकी लोगों को भी रीज़न समझ में आ जाएगा। फिर गैर मुल्की दौरों का सिलसिला कब शुरू हुआ? इंडिया के अलावा किस किस कंट्री में गए? सर गैर मुल्की दौरे तो आप ये समझ लें कि वो मेरी भाभी कहती थी इसके पैरों में ना वो है मतलब सफ़र बहुत है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं 87 में पहली दफ़ा दुबई गया और वहाँ मैंने पहली दफ़ा पिज़्ज़ा देखा और वो बंगाली लेकर आया मलबारी ऊपर दुबई में। हमें पता ही नहीं था, हमने कहा क्या है? पिज़्ज़ा है। मैंने कहा क्या चीज़ है? पिज़्ज़ा है। मैंने कहा पिज़्ज़ा है क्या चीज़ है यार? तो वो मैं समझता पिज़्ज़ा है कोई एक नाम है, वो कहना चाह रहा था पिज़्ज़ा है और कहता पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है। हमने कहा लेके आओ। तो वो एक रोटी जैसी चीज़ ले आया, उसके ऊपर वो टमाटर की चटनी टाइप की पता नहीं कोई चीज़ लपेट दी उसने, उसमें थोड़ा सा उसने वो पनीर डाल दिया। तो 87 में पहली दफ़ा मैं दुबई गया। उसके बाद सर फिर मैं 91 में अमेरिका गया। उसके बाद से आज तक मुझे याद नहीं है कितनी दफ़ा कनाडा गया, कितनी दफ़ा अमेरिका गया, कितनी दफ़ा दुबई। तो बस आप ये समझ लें मैं ऐसा गया हूँ जैसे आप यहाँ से काला शाह काकू या कामू की चले जाते हैं। ठीक है, कितने शोज़ किए? इतने माशाल्लाह शोज़ किए। और कहाँ कहाँ मॉरिशस गया, कहाँ कहाँ गया याद नहीं है, बस अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया ही घुमा दिया। इतनी मसरूफियत में और इतने फेम में, चकाचौंध में, शादी का घर वालों ने याद करवाया कि राजा शादी कर ले या खुद ख्याल आया शादी का? बड़ा शरारती सवाल करते हैं आप हैं। हाँ याद करवाया। करवाया याद? हाँ। किसने करवाया याद? वालिद साहब ने। उन्होंने क्या यार? हाँ उन्होंने कहा अच्छा मेरी वालदा, क्योंकि मैं जब 8 साल का था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वालिद साहब की जिम्मेदारी थी माँ और बाप बन के पालने वाली। तो मैंने शुरू में बताया ना कि वो ज़रा कॉन्शियस थे ये शो बिज़नेस में करेगा क्या, तो इस वजह से वो ज़रा फिर कि शादी कर लो बेटा। मैंने कहा मैं करूँगा। यार कब करोगे, एक वक्त होता है, करूँगा। बहरहाल मैंने बाखुदा आप यकीन करेंगे कि 95 में मेरी शादी हुई है और तस्वीरें मुझे दिखाई गई मेरी वाइफ की। अब तो वो मरहुमा हो गई हैं, पता नहीं आपको ये बात पता नहीं पता। तो वो तस्वीरें मुझे दिखाई गई और एक दफ़ा फ़ोन पे बात की और मैंने अपने वालिद साहब की खुशी में, और मुझे वो ठीक भी लगी, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब ने कहा बस मैं कह रहा हूँ करो, तुम्हें तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। और उस वक्त हनीफ राजा बन चुके थे सर पूरा माशाल्लाह मैंने कर ली शादी और इसका बड़ा फ्रूट भी मिलता है। जो माँ बाप की बात मानते हैं ना, और मैंने सुना कि बाप की बात अगर मानी जाए तो उसकी बड़ी दुआएं लगती हैं, और फिर वो दुआएं तो कहाँ से कहाँ लगी आई डोंट नो। तो वो इस तरह शादी हुई। वो फैमिली में, बच्चों में किसी को शौक हुआ देखे कि हम भी कोई तकलीद करें और आए ज़रा? अच्छा, बेटा जो था मेरा और बेटी दोनों में टैलेंट तो था माशाल्लाह, लेकिन मैंने कहा भाई पहले पढ़ो। तो अल्लाह के फजल से बेटे ने कराची IBS से ग्रेजुएट किया, वो ग्रेजुएट हुआ, और बेटी फिर माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बनी। तो बेटा जो है उसने 1-2 ड्रामों में भी काम किया है, मुझे ड्रामों का नाम नहीं याद आ रहे। और मैंने कहा देखो ये फुल टाइम जॉब है, अगर तुम ये चाहोगे। वो ये सोचता था, बच्चा था ना, वो ये समझता था कि अगर मैं अपना कोई बिज़नेस करूँगा या कोई जॉब करूँगा तो उसके साथ साथ ये भी कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, ये फुल टाइम जॉब है, तुम अगर इस तरह करोगे तो छोटे मोटे रोल मिलेंगे जो तुम चाहते हो, जो हर आदमी चाहता है, उस जो उरूज पर है ना, उस नहज पे नहीं पहुंच सकोगे। तो फिर वो इस बात को समझ गया। तो अभी भी वो अगर कोई बड़ी ऑफ़र मिलेगी, मैंने उसको कहा है बिल्कुल करो, अच्छा काम करोगे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और बेटी जो है उसकी बड़ी अच्छी जो है ना आवाज़ है वॉइस ओवर के लिए। अच्छा वाह। तो ये जो मेरे प्रैंक्स वगैरह आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो उसमें शुरू में जो आवाज़ वॉइस ओवर है कि आप हमारा फ़लाँ चैनल देखिए, ये कीजिए, तो वो करती थी। अच्छा। हाँ, और मैंने उसको कहा भाई तुम करो यार, कुछ किया करो, कर सकती हो। तो वो कहती थी नहीं, मुझे स्क्रीन पे नहीं आना।
अच्छा माशाल्लाह खुश शक्ल है, लेकिन वो कहती थी मुझे स्क्रीन पे नहीं आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये वॉइस ओवर वगैरह होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर, ये मैं करूँगी। तो बच्चों में टैलेंट है माशाल्लाह। अच्छा, ये दो चीज़ें, जी एक तो इंटरव्यूज़ जो किए आपने ठीक है, अपने अब तक करियर में, ठीक है। उन पे मैंने अभी आपसे बात करनी है। उससे पहले परफॉर्मेंसेस जो है ना, मुझे बताइए पाकिस्तान की, जी जी अभी बाहर की नहीं, किन किन जो है ना वो बड़े नाम, कोई ऐसे, बल्कि जिनके सामने ये भी आपको कह दिया कि ज़रा एहतियात करनी है आपने, इनको छेड़ना हौला, है, हाथ हौला रखना है। वो ज़रा कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस कौन सी सर मैंने उसमें, वो अस्करी भी हो सकती हैं, सिविलियन भी हो सब सकती हैं, सब वो सब बताएं। अच्छा, अस्करी भी बहुत की माशाल्लाह, सिविलियन भी बहुत की। अच्छा, और जब अस्करी करते रहे, ठीक है ना, जो उनके अपने ऑफिशियल बड़े बड़े शोज़ रहे, और ख़ास तौर पे बड़ा खाना जब होता था तो शो भी होता था, तो अब ज़रा वो कम हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब भी बताया गया कि जी सामने जो है ना फ़लाँ जनरल साहब बैठे हैं या कर्नल साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, तो हनीफ भाई ज़रा हौला हाथ। मैंने कहा मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ कुछ, और मैंने ऐसा बोलने के बाद किया सब कुछ। वही कह रहा हूँ ना, वो तो बताएं। लेकिन देखें, अच्छा, जब सब कुछ किया, हाँ, तो कभी ऐसा भी हुआ फिर उन्होंने भी कुछ किया? नहीं, एंट्री के फौरन हाँ, बात कर, अभी नहीं। आपने जाना नहीं है, जरा थोड़ा साइड पे बैठ जाइए इधर। अच्छा ऐसा नहीं हुआ। अच्छा इवन मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने परफॉर्म किया। अच्छा, और दो दफ़ा या 3 दफ़ा मैंने परफॉर्म किया, और बहुत इंजॉय किया सर, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। और मैंने जब भी मतलब अस्करी क़यादत का या उनका जो ऑफिशियल कोई शो, जवानों का भी शो, उसमें कोई बड़े वो आए हैं, कर्नल साहब, जनरल साहब, मैंने पूरी परफॉर्मेंस की, सब कुछ, और उन लोगों ने इंजॉय किया। और जो जवाब आप चाहते हैं ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, वो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अच्छा, सब इज्जत दी, प्यार दिया, और जब पॉलिटिशियंस के सामने और पैसे किया, भी दिए, पैसे भी दिए। अच्छा, पेमेंट भी दी ना भाई, जबरदस्त। हाँ। और खुद दी। अच्छा, पॉलिटिशियंस के सामने हाँ, जो किया, जो जी जी बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े नाम। सर, किसके सामने नहीं किया, मैं अभी बारी बारी बताता हूँ। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का बताता हूँ। ओके। गोट माछी जो यहाँ पर है सादकाबाद, ये गोट माछी में कोई प्रोजेक्ट था, तो उसकी इनाग्रेशन थी। तो उसमें मुझे और शफ़क़त भाई को, शफ़क़त अमानत अली साहब को, हमें बुलवाया गया। और शफ़क़त भाई का वो बैंड चल रहा था, फ्यूजन, उस वक्त बहुत हिट था। लेकिन पता चला जी कि मुशर्रफ साहब और उनकी फैमिली की फरमाइश है कि ये 2 आर्टिस्ट हों, तो घर चले गए। अब बहुत थोड़े से लोग थे उसमें, तो 20-25 लोग होंगे। आपको पता है ना कि शो के लिए और ख़ासतौर पे कॉमेडी के लिए एक ह्यूज क्राउड चाहिए, जिसमें लाफ्टर क्रिएट हो, जिसमें मज़ा आए, ताली की ज़रा आवाज़ आ रही हो। तो अब शफ़क़त को कहा गया था कि पॉप नहीं गाना है, गज़लें सुनानी है। ठीक है। तो शफ़क़त भाई भी अपना चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, साइड में शॉल वॉल डाल के वहाँ घूम रहे थे। अच्छा, और कोई ख़ास ब्रीफिंग नहीं थी, वो जो एक रूटीन ब्रीफिंग होती है कि हनीफ साहब ये देखिए, ये इस तरह। मैंने कहा जी जी। हालांकि मुझे पता था, मैं नहीं करता था, हम बरसों से ये काम कर रहे थे ना, तो हमें इस प्रोटोकॉल्स का पता चल गया था कि नहीं यार, ऐसी ऐसी बात। और मेरा मिजाज भी नहीं, मेरी कॉमेडी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेंसर आया हो। तो अब उसमें किस्सा ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम सुन के, उनके कोई म्यूजिशियन थे, उसमें से कोई एक सारंगी वाले अंकल थे, सारंगी नवाज़, वो बेचारे परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हुए, वो मतलब उनका एक, उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया एक्साइटमेंट में कि पहले उन्होंने जूता पहना, उसके ऊपर मोज़े पहनना शुरू कर दिए। मैंने कहा अंकल ये क्या? अरे यार एक मिनट। फिर अब ऊपर गए स्टेज पे, मैंने कंडक्ट करना था, फिर परफॉर्मेंस भी थी। ऊपर स्टेज पे गए तो कोई हंस नहीं रहा है, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा आप मुस्कुरा दें तो बाकी लोग भी हंसेंगे। तो मुशर्रफ साहब मुस्कुराए, तो फिर बाकी लोग भी हंसने लगे। उसके बाद फिर वो शो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इंटरव्यूज़ जो किया आप, जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया वो इमरान खान का, शेख रशीद साहब का, शेख रशीद का, जी जी, तो ये इंटरव्यू में भी आपको लगे ये सियासी लोग हैं या कुछ दिल की बातें कर लेते हैं ये? देखें, अब हमारा जो मसला, जो मैं अब चीज़ देख रहा हूँ पिछले कई सालों से ना, अब सिर्फ सियासतदान सियासी नहीं रह गए पाकिस्तान में, हर आदमी सियासी हो गया है। आप जब उससे बात करेंगे तो वो थोड़ी सी घुमाएगा, थोड़ी सी फिराएगा, उसके बाद आपको कोई जवाब देगा। शेख रशीद साहब के साथ इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा शेख साहब ये बताएं आप कि आप शादी क्यों नहीं करते, लोगों का सवाल है। तो कहने लगे कि बस यार वैसे ही नहीं की, अदरवाइज़ फ़नी ख़राबी कोई नहीं है।
मैंने कहा अच्छा ये शादी जो है मियाँ बीवी जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 व्हील है ना? कहने लगे बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा तो आप क्यों वन व्हीलिंग किए जा रहे हैं? तो अच्छा। इस तरह के मेरा लाइट मूड शो होता था। और फिर इमरान खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया, वो बहुत मज़े का इंटरव्यू था। और वो उसका फॉर्मेट ये था कि एक फेक लेबॉर्ट्री लगा रखी है और अंदर के एक्सरे निकल रहे हैं कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। तो मैंने खान साहब का दिमाग का एक्सरे लगाया, फिर मैंने हाथ लगा के मैंने कहा बहुत गर्म है आपका दिमाग। तो खुद भी बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। जैसे वो आजकल कोई वो आ गया टेस्ट ना, जी जी, इस तरह की चीज़ इस तरह। अच्छा, उस वक्त उस वक्त किया सर। हम्म। नए नए कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर आया। अच्छा, उसके बाद किस किस का बताऊं? झगड़ा साहब, इकबाल जफ़र झगड़ा साहब। मैंने कहा आपके नाम में झगड़ा क्यों आता है, ये रिकॉर्ड पर है? तो कहने लगे कि हमारे गांव का नाम झगड़ा है, ओके। तो वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है उसके नाम के साथ ऑटोमेटिक झगड़ा लग जाता है। मैंने कहा तो जब भी आपके गांव में कोई बच्चा पैदा होता होगा, लोग कहते होंगे लो भाई गांव में आज फिर झगड़ा हो गया। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जी जब आप की एंट्री हुई और आप टेक ऑफ कर रहे थे, जी। वो गालबन 83 की आप बात कर रहे हैं, 84 85। 84 5, ये जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। तब से अब तक फ़नून लतीफ़ा के हवाले से सबसे बेहतर दौर कौन सा लगा आपको? मुझे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे मुशर्रफ साहब का दौर बहुत अच्छा लगा। उसमें मुझे लगा कि लिबर्टी भी बहुत है, उसमें आर्टिस्टों के लिए काम भी बहुत था, उनके लिए काम करने के मौक़े बहुत थे। और मुझे जो लगता है ना उस दौर में खुशहाली मुझे ज़्यादा महसूस हुई आज फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। आपने पीक टाइम भी देखा। जी आज हमारे थिएटर की जो हालत है जी पूरे मुल्क में, जी और उसके बाद जो फिल्म की सूरत हाल है, जी जी आपने अरूज भी देखा, जी। कोई समझ आता है कि ये क्यों इतना नीचे चला गया मामला? मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक खेप थी ना फिल्म की, उस वक्त के स्टार्स की, उसके बाद थिएटर की, और मेरे ख्याल से 95 तक फिल्में अच्छी बनी, 95 96, उसके बाद मतलब दर्जा बदर्जा वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता रहा मामला। और उस वक्त मुझे भी बड़ा शौक़ था, और इवन मैंने 2 फिल्मों में भी काम किया। एक थी ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की फ़िल्म मेहंदी, और एक थी परवेज़ मलिक साहब के बेटे इमरान मलिक साहब की तेरे बिन जिया ना जाए। बहुत अच्छी फिल्में थीं, लेकिन बदकिस्मती से वो दौर फिल्मों के लिए बहुत जो है ना डाउनफॉल का दौर था। हालांकि मेरा शौक़ था कि फ़िल्मों में काम करें। और उसके बाद फिर जिस तरह की फ़िल्मों के नाम होने लगे, मतलब किसी एक पर्सनैलिटी पे फिल्म बन रही है जो शायद किसी शहर का बदमाश था, तो आप बदमाशी प्रमोट कर रहे हैं या उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि लोग को शौक़ हो कि हम भी बदमाश बने। मतलब बदमाश नहीं मुस्तफ़ा की पेशी, इस तरह के नाम, ठीक है ना? तो नहीं, आप तो शरीफ आदमी हैं, नहीं भाई। तो इस तरह के मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इसका बेड़ा गर्क करना शुरू किया। और सियासत साजिश तो देखिए हर फील्ड में हमेशा से रहती है, उसका मुकाबला करना पड़ता है, कॉप अप करना पड़ता है उसको। अदरवाइज़ अभी भी बड़े काबिल लोग हैं। मैं तो जो सैयद नूर साहब हैं, हसन अस्करी साहब थे, परवेज़ मलिक साहब थे, इन सब लोगों की मैंने फ़िल्में देखी। मुलाकात इनमें से परवेज़ मलिक साहब से भी हुई मेरी, हसन अस्करी साहब से हुई, नूर साहब से हुई। उनसे नहीं मिल सका कभी, ज़ाहिर है मैं बहुत बाद में आया उसके। नज़रुल इस्लाम साहब से। तो सर ये ऐसे बेहतरीन दिमाग थे ना फिल्मों के लिए। जावेद फ़ाज़िल साहब, उनसे मेरी मुलाकात रही। तो मुझे लगता है उसके बाद फिर किसी ने इस तरह किया नहीं, और जो वो लोग भी फिर जब बेकार और बेरोज़गार बैठे ना, उनको भी किसी ने सपोर्ट नहीं की। अच्छा, इंडिया ने भी धुरिंदर बना दी, कराची पे फिल्म बना दी, देखे ना, लियारी पे फिल्म। अच्छा मैं पूरी नहीं देख सका हूँ, मैंने उसका सिर्फ ट्रेलर देखा था, प्रोमो जो उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज़ किया था। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताएं कि कहाँ पे देखी जा सकती है पूरी। वो वैसे जो एक इतलात आ रही हैं वो एंटी पाकिस्तान टाइप बनाई, वो तो हमेशा यही और बनाते हैं। कराची को तो उन्होंने पता नहीं क्या दिखा दिया। सर देखें, वहाँ ना हैरत की बात यह है कि इंडिया की मेरे ख्याल में 140 करोड़ की आबादी है शायद, आसपास 125 तो है। 125 तो है ना, हमारी तकरीबन 25 के आसपास है या 40 के, ठीक जो भी है। तो हमारी तो बहुत कम आबादी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम बेचना पड़ता है और अपनी फिल्म में डालना पड़ता है। जब मैंने जो अंदाज़ा लगाया, उनकी पूरे साल में कोई बहुत बड़ी फिल्म हिट नहीं आती ना, तो उसके बाद वो एक एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाते हैं।
और वो फिर तवज्जो ले लेती है। हम तो देखते ही हैं, ठीक है, हम दूसरे अंदाज में देखते हैं, लेकिन वो अपने वहाँ के लोगों की शायद सिंपैथी भी लेते हैं, और कुछ मेरे ख्याल में वोटिंग शोटिंग का भी चक्कर होता होगा, वोट भी चाहिए होते होंगे। 6-7 मई को आप पाकिस्तान ही थे जब उधर खबरें चल गई कराची पे कब्जा हो गया। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये जब इंडिया के साथ जंग वाला मामला था, अभी की जो बात थी। 6-7 मई को। जी, मैं कराची में था। आप कराची में थे, तो क्या आप सूरत हाल थी, क्या फीलिंग थी? सर आपको मैं जो कसम आप ले लें, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वो उन क़ुव्वतों से, उन मेहरबानियों से अपनी नवाजा है कि बस हम बातें ही सुनते रहें, और अल्लाह ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो और बोलने वाले के मुंह में खाक के पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के किसी भी शहर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर पे कब्जा हो। तो मुझे पता था कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर 10 मई आया। फिर 10 मई आया। 10 मई जो है वो जो फतह है, हाँ जी, उसके बाद क्या फीलिंग थी आप? सर मेरी 10 मई वाली फीलिंग्स 6 मई को हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, मुझे फील हो रहा था कि यार ये कुछ नहीं कर सकेंगे। वही तो बात है ना, हमारी माशाल्लाह जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें वो अल्लाह पाक ने क़ुव्वत रखी है कि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। अभी जब लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आए, तो शहर में निकले हैं जी, इत्तेफाक है हाँ, कि अपने होटल से अब जब हमारे स्टूडियो आए तो आधा लोरा फिर चुके हैं। आधा तो रोज। कैसा लगा? सर देखें, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ तो आ रही हैं। अब मैं काफ़ी पहले एक बात कहता था, जब मैं शुरू में लाहौर आया ना, लेट 80s में, ऐसे घूमने फिरने दोस्तों के साथ आए, कोई ऐसा ना मशहूर भी नहीं था, ठीक है ना कोई ऐसा शो कोई बड़ा किया था। तो यहाँ मुझे टांगों की आवाज़ आती थी, यहाँ मुझे कुलचों की खुशबू आती थी लाहौर में। मुझे लगता था कि मैं एक दूसरे शहर आया हूँ कराची से। यहाँ का फैशन कुछ और था, वो जो तांबे और स्टील के गिलासों में बड़ी बड़े ना लस्सी, ग्वाल मंडी पे लस्सी मिलती थी, ठीक है, अंदरूने लाहौर। मैं घूमता था, खुदा की कसम, अंदरूने लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब हुआ क्या, वक्त गुजरने के साथ जो मीडिया आया उसने बालों की कटिंग से लेके कपड़ों की तराश खराश तक सबके फैशन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सबके एक जैसे कर दिए, तो वो डिफरेंस ही ख़त्म हो गया। मैं तो यहाँ आके पाए खा के, वो मुर्ग चने खा के मैं इतना इंजॉय करता था। अमानुल्लाह साहब, जब मैं थोड़ा बहुत मशहूर हो गया, फिर यहाँ आने लगा, तो अमान भाई से दोस्ती हो गई। तो अमान भाई लेके जाते हैं और कहते क्या खाना है, मैं कहता मैं पाए खाऊंगा या मुर्ग चने खिलाएं मुझे। तो वो पता नहीं कौन कौन से, उनको बड़ी जगहें पता, ओए इसको छोड़, ओ मैं तेनू लेके चला इतने आ, पता नहीं कहीं किसी टूटे फूटे होटल में इतने मज़े के पाए खिलवाते थे वो, उनको मज़ा आता था। वो लाहौर, मुझे अब ज़रा उस तरह की कमी महसूस होती है कल्चर में लाहौर के। क्या मिस करते हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में नईम भाई बहुत कुछ मिस करता हूँ। अपनी वालदा को मिस करता हूँ। 2012 में मेरी वाइफ बीमार हुई, कैंसर हो गया था उन्हें। 2018 में वो दुनिया से रुखसत हो गई, उनको मिस करता हूँ। और बस जो मेरे अच्छे दोस्त थे वो चले गए, उनको मिस करता हूँ। और बाकी मैं अगर हर वक्त भी अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा करूँ तो कम है, जो उसने मुझ नाचीज़, मुझ खाकसार को नवाज दिया। मैं तो इस काबिल था नहीं। 1.25 घंटा हो गया तकरीबन, हमारी रिहर्सल कंप्लीट हो गई है। अब रिकॉर्डिंग इजाज़त हो तो शो शुरू करें। शुरू सर जब जितना आप बोलें। कोई मैसेज, कोई पैगाम नए राजाओं के लिए? देखिए, मैसेज और पैगाम तो मैं तो नहीं समझता मैं इस काबिल हूँ कि किसी को नसीहत करूँ, मैसेज दूँ। हाँ, एक छोटी सी बात यह है कि अब नईम भाई, डिवोशन की कमी है। अब जो है ना, लोग चाहते हैं कि हम रातों रात मशहूर हो जाएं। फेसबुक वगैरह सोशल मीडियम्स जितने भी हैं सोशल मीडिया के, वो जब से आए हैं ना, तो ये जो नए आने वाले हैं इनमें एक बेचैनी ये पैदा हो गई है कि हम आज नज़र आएँ और कल हम मशहूर हो जाएं। तो जो 3 मिनट का क्लिप आजकल आता है ना, तो सर वो उसकी ज़िंदगी 3 मिनट से लेके 3 महीने तक होती है। या तो 3 मिनट में भूल जाते हैं, 3 हफ्ते में भूल जाते हैं, या 3 महीने तक वो किस्सा ख़त्म ही हो चुका होता है। तो काम ऐसा करना पड़ता है कि आप चाहे स्क्रीन पर आते हो ना आते हो, आपका काम याद रहे। फेसबुक ने क्या किया है, मुझे एक फ़कीर मिला, मैंने उसको पैसे दिए, तो मैंने उसको कहा यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहना है सर मैं फेसबुक पे आपके साथ ऐड हूँ। कमाल है।
ये हाल हो गया है ना। कमाल है। तो ये जो नए आ रहे हैं ना, कुछ लोग छोटे छोटे क्लिप डालते हैं, फैमिली में मशहूर हो जाते हैं, 25-30-100 लोगों में, वहाँ से फ़ोन आ जाते हैं, मैसेजेस, वो समझते हैं हम कंप्लीट हो गए। नहीं, आपको पूरी दुनिया में शोहरत को टारगेट बनाना है तो आप पाकिस्तान में मशहूर होंगे एटलीस्ट। तो ये डिवोशन का जज्बा लेकर चलेंगे तो आप काम करें, सिर्फ शोहरत के लिए ना करें, शोहरत खुद ब खुद होती है, आप काम अच्छा करें, मोटिव आपका ये होना चाहिए। बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर बुरा ना लगे तो इसको अपना लें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है सर कि हनीफ राजा जो हैं वो फेस ऑफ पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। नाजरीन, वर्सटाइल खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी, और हमने कोशिश की कि उनके बचपन से 2025 तक का उनका जो सफ़र है, जो उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, उनको भी आपके सामने लेके आएँ। दिलों के राजा हनीफ राजा और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।